गुड मॉर्निंग दोस्तों कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें यह बताया गया था कि यूपीएससी की तैयारी कराने वाली विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के द्वारा स्टूडेंट के साथ कैसे फर्जीवाड़ा किया जाता है, कैसे उनके साथ धोखा किया जा रहा है और इसी को लेकर के 20 से अधिक संस्थाओं को नोटिस भी जारी किया गया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर एक बार देखिए उसको, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे बात की जा रही है कि कतर के द्वारा इंडियन नेवी के 8 भूतपूर्व ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुना दी गई है। तो ऐसा क्या हो गया था कि इनको फांसी की सजा सुना दी गई? ऐसा क्या हो गया था कि जब ये इंडियन नेवी के भूतपूर्व ऑफिसर्स हैं तो कतर में फंस गए थे? तो इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम इन 8 ऑफिसर्स का नाम भी जान लेते हैं। इन 8 अधिकारियों में है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। तो ये 8 लोग थे जिनको कतर की अदालत ने अभी फांसी की सजा सुनाई है। दोस्तों ये मुद्दा है 2022 का। 30 अगस्त 2022 में इन 8 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप लोग जासूसी कर रहे थे, यानी कि जासूसी के आरोप में इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनके साथ 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन इन सबको अलग अलग रखा जाता है। यानी कि जब इनको जेल दी जाती है, जेल की सजा दी जाती है, जेल में रखा जाता है, तो सबको एक एक करके एक एक जेल में रखा जाता है, यानी कि एकांत में रखा जाता है। और किसी को ना इनसे मिलना अलाउ होता है, ना इनसे बात करना अलाउ होता है, ना इनके बारे में जानकारी हासिल करना अलाउ होता है। हालांकि इनको गिरफ्तार किया गया अगस्त 2022 में, लेकिन इनके ऊपर ट्रायल शुरू होता है अदालत में मार्च 2023 में। और जब मार्च 2023 में इनके ऊपर ट्रायल शुरू होता है, यानी कि इनके ऊपर सुनवाई शुरू हो जाती है अदालत में, जब ये मुद्दा संज्ञान में आता है भारतीय अम्बेसडर के जो कि कतर में है, तो वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम हमें मिलने तो दीजिए, हमें अपने देशवासियों के बारे में जानने का अधिकार तो है, एक बार हम मिले तो सही कि क्या मुद्दा था, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, हम उसके बारे में जानकारी तो लें। तो 1 अक्टूबर 2023 को जो भारतीय अम्बेसडर हैं कतर में, उनको अलाउ कर दिया जाता है कि ठीक है आप मिल लीजिए। तो वो मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं, उनको ज्यादा टाइम अलाउ नहीं किया जाता है। फिर 26 अक्टूबर 2023 यानी कि कल के दिन इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है एक स्थानीय अदालत के द्वारा। ये 8 लोग एक प्राइवेट कंपनी में, एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे जिसका नाम था दायरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट सर्विसेज। तो इनके बारे में ये होता है कि भैया आप लोग तो निजी संस्थान में काम कर रहे हो, तो फिर इनके ऊपर इल्जाम ये लगता है कि जो सेना के लोग हैं कतर में, उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। तो इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था और फिर इनके ऊपर इस तरीके से मुद्दा चला है। पूरी डेट मैंने आपको बताई दी है। अब यहाँ पे भारत का क्या पक्ष है? इनको तो सजा सुना देगी, तो भारत क्या कर रहा है? तो भैया भारत इस चीज को लेकर के कह रहा है कि हम डीपली शॉक्ड हैं, ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए था। और यहाँ पे भारत लगातार सारी कोशिश कर रहा है जिससे इनको बचाया जा सके। और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्राउन सिस्टम चलता है, यहाँ पे राजा और ये लोग राज करते हैं। तो जब राजा के सामने यहाँ पे पार्डन डाली गई, जैसे हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी की सजाए मौत को माफ कर सकता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे अधिकार राजाओं को होता है। तो यहाँ पे इंडिया और ये जो इनके परिवारजन है, ये लोग मिल करके राजा के सामने पार्डन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इनको भैया छोड़ दिया जाए और इनको जो सजा उसको माफ कर दी जाए। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। बाकी इंडिया ने कहा है कि जितने भी लीगल प्रावधान है हम सबको आजमाएंगे, सबकी तरफ से कोशिश करेंगे, हर संभव प्रयास हम करेंगे इनको बचाने का। तो ये तो न्यूज़ थी दोस्तों। अब हमारे काम की चीज़, एग्जाम के काम की चीज़ क्या है? तो आप यहाँ पे मैप देखिए सबसे पहले। ये रहा दोस्तों आपका कतर, और इसकी स्थलीय सीमा सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ ही टच होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आपसे स्टेटमेंट दे दे कि कतर की स्थलीय सीमा यानी कि जो लैंड बाउंड्री है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के साथ कनेक्ट होती है और उसका नाम है सऊदी अरेबिया। जहाँ पे इसकी लैंड बाउंड्री सिर्फ एक देश के साथ साझा होती है, बाकी की जो भी अन्य देशों के साथ है तो मैरीटाइम बाउंड्री है, यानी कि समुद्री सीमा है। अभी आपने देखा कि ये वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा न्यूज में था, और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको मैप भी दिखाया था, ये भी बताया था कि जो भूमध्य सागर है और जो रेड सी है यानी कि लाल सागर है, इन दोनों को बीच में कौन सी नहर पड़ती है? अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें तो मजा आ जाए। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हो गया पर्सियन गल्फ और ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है हारमोज की जल संधि। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको स्वेज कैनाल बताया था, यानी कि स्वेज नहर बताया था, और आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं लिखा हुआ है। दोस्तों कभी भी मैप देखिए तो आसपास का क्षेत्र जरूर देखिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि ब्लैक सी भी लगातार चर्चा में बना रहता है। उसके पीछे की वजह क्या है? तो भैया रसिया और यूक्रेन का युद्ध है, जिसकी वजह से लगातार चर्चा में बना रहता है। ईरान के पास कैस्पियन सी पड़ता है, ये चर्चा में क्यों बना रहता है? तो आप देखेंगे कि ईरान और रूसिया के बीच में लगातार यहाँ पे संबंधों में बिगाड़ चल रही है, तनाव बना हुआ है। और इस बार क्या हुआ, जब इसराइल और फिलिस्तीन में विवाद हो रहा है तो ईरान कह रहा है कि हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे, नहीं तो सही से रहिए। तो इसकी वजह से भी ईरान चर्चा में आ गया। तो जब भी क्षेत्र देखिए, कोई भी मैप देखिए, तो आसपास का क्षेत्र जरूर देखिए। अब अगर हम यहाँ बात करें भारत और कतर संबंधों के बारे में, तो इसमें पहला पॉइंट है व्यापार को लेकर के। अगर हम बात करते हैं तो भारत को कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है, यानी जो भी कतर निर्यात करता है उसमें सबसे ज्यादा निर्यात चौथे स्थान पर भारत में होता है। भारत और कतर दोनों के मध्य जो है बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छे संबंध रहे हैं। अगर हम निर्यात की बात करते हैं
तो कतर प्रमुख रूप से हमें एलएनजी, एलपीजी, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक तथा एल्युमिनियम आदि चीजें भेजता है। और हम कतर को क्या भेजते हैं, तो आप देखें जैसे अनाज हो गया, तांबा हो गया, लोहा और इस्पात की चीजें हो गई, सब्जियां हो गई, प्लास्टिक उत्पाद हो गया, निर्माण सामग्री हो गई, वस्त्र और गारमेंट्स, ये सारी चीजें हम कतर को भेजते हैं। और कतर हमें एलएनजी, एलपीजी ये सारी चीजें भेजते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कतर और जो भी अरब देश है यहाँ पे तेल का बहुत बड़ा भंडार है। तो इस वजह से आप यहाँ पे मोटा मोटा अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कतर हमें और क्या भेजने वाला है। उसके अलावा बात करें कि भारत में एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी कतर ही है। और हम अपनी जरूरत का यानी कि भारत अपनी आवश्यकता का प्राकृतिक गैस जो यूज करते हैं उसका लगभग 70% हम कतर से ही आयात करते हैं। अगर हम रक्षा के क्षेत्र में देखें तो दोनों देशों के बीच जायर अल बहर नाम से द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास भी होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो सेना का अभ्यास है वो कौन सी सेना का है, तो ये नौसेना का यानी कि नेवी का अभ्यास है। अच्छा, इन्हें नेवी के अफसर को सजा भी दी गई। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर हम सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में बात करें, सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बात करें, तो भारतीय सांस्कृतिक केंद्र इंडियन कल्चर सेंटर आईसीसी से जुड़े सामुदायिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कतर में प्रदर्शन कर रहे भारतीय कलाकारों का एक नियमित प्रयास है। आईसीसी, भारतीय दूतावास, दोहा और निजी प्रायोजकों के तत्वाधान में भारतीय समुदाय के कामकाज से संबंधित संघों का एक शीर्ष निकाय है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दोनों देशों में योग को लेकर के अच्छे संबंध रहे। आप देखेंगे दोस्तों कि योग को लेकर के हमारे बहुत देशों के साथ संबंध सुधर गए हैं, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है ना, ये वे ऑफ लाइफ है, ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सबको थोड़ा देर करना चाहिए, जितना अगर आपके पास 10 मिनट हो तो 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट हो तो 15 मिनट कीजिए, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी लाइफ में बहुत सुधार होता है, हमारी बॉडी में बहुत सुधार होता है, कई सारे रोग तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो बात करें भारत में के जो स्कूल हैं वो 14 स्कूल कतर में है, जिसमें लगभग 30,000 से अधिक लोगों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे छोटा मोटा डेटा नहीं है भैया, 30,000 से अधिक लोगों को शिक्षा दी जा रही है, वो भी सीबीएसई पैटर्न पे, तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतीय समुदाय यानी कि भारत के कितने लोग वहां पे रहते हैं, तो भारतीय समुदाय कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है और इनकी जनसंख्या लगभग अनुमानतः 700 मिलियन के आसपास है। उसके अलावा बात करें कि कतर में भारतीयों को उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, तकनीकी विशेषज्ञता और कानून का पालन करने वाले स्वभाव के लिए सम्मान दिया जाता है। भारतीयों को लगभग हर स्थानीय प्रतिष्ठान, सरकारी या निजी, विभिन्न क्षमताओं में नियोजित किया जाता है। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि जो भी भारत के लोग कतर में रहते हैं उनके द्वारा कितना धन इंडिया में भेजा जाता है, कितना पैसा इंडिया में भेजा जाता है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो कतर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में प्रतिवर्ष अनुमानतः $750 मिलियन की राशि भेजी जाती है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो दोस्तों ये था इंडिया और कतर रिलेशन यानी कि भारत और कतर संबंध। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमी रह गई हो इस लेक्चर में, आपको लग रहा हो कि कोई और चीज बताई जा सकती थी, कोई और चीज छूट चुकी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। अब ये रही आपकी डेली की कोटेशन जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके पीछे की क्या वजह मैंने आपको बता ही दी है, ताकि स्वास्थ्य के सारे जो मुद्दे हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं, हम एक जगह एक पेज पे ऐसे नोट डाउन करते हुए चल सकें, जितना भी हमारे पास कोटेशन है। फिर उसके बाद हम शिक्षा का शुरू करेंगे, इसी तरीके से टॉपिक वाइज हम कोटेशन डालेंगे, ताकि यहाँ पे आपको आसानी हो उसको नोट डाउन करने में, उसको याद करने में। बात की जा रही प्रथम संपत्ति स्वास्थ्य ही है, द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। और ये किसने कहा था, तो राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था। ये जो चीजें होती है ना, आप अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं। फिर एथिक्स में कोई आंसर राइटिंग करने के लिए आता है तो उसमें यूज कर सकते हैं, इससे में यूज कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। क्योंकि आप देखें कोटेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गए, कोई कहानी हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई, कोई कविता हो गई, अगर हम उसका यूज करते हैं अपने आंसर राइटिंग में या फिर इससे में या फिर एथिक्स में, तो हमारे आंसर को और अच्छा बना देता है, सबसे अलग बना देता है। और दोस्तों इसके पहले जो एस्से का क्वेश्चन होता था हम उसको सैटरडे में देते थे, लेकिन इस बार हमने फ्राइडे को ही रख दिया, क्योंकि ये कुछ कमेंट आ रहे थे, कुछ बच्चों की बातें आ रही थी कि सर हम लोग संडे को नहीं देख पाते हैं वीडियो, फिर संडे को हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं जो एस्से दिया जाता है, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम रहते हैं। अब जो बच्चे रूम लेके बाहर रहते हैं, फिर संडे के दिन बहुत सारे काम रखे रहते हैं, जैसे कपड़ा धुलना हो गया, रूम की साफ सफाई करना हो गया, तो लोग कहते हैं कि 3 घंटा एस्से लिखने में चला जाता था। और वैसे भी चारों जो जीएस के क्वेश्चन है वो मंडे से लेकर के थर्सडे तक हो जाते थे, तो यहाँ पे एक दिन बच जाता था बीच में फ्राइडे का। तो इस बार हमने फ्राइडे को ही एस्से का क्वेश्चन आपको दे दिया। अब आपके पास 3 दिन है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब इसमें से जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। और एस्से को लिखने का बस यही एक तरीका है कि आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो जैसे एससी यूपीएससी में आ रहा है ना, अगर प्रैक्टिस के बिना जाएंगे तो फिर वहां पे ढेर हो जाएंगे, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने जो एनएसएसओ के द्वारा जारी होता है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, उसके बारे में बात की थी। उसके बाद फिर मैंने आपको टेलीग्राम पे रीडिंग आर्टिकल में भी उसको भेजा था। अब आप में से कितने लोगों ने पढ़ा ये तो मुझे नहीं पता, पर पढ़ना चाहिए था, क्योंकि उससे आपका क्विक रिवीजन हो जाता है और फिर आपको पढ़ने की आदत भी हो जाएगी। और इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं जिससे आपको डर लगती है, तो वो सारी चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर हो जाती होंगी। इस आर्टिकल में वही बात की जा रही है दोस्तों कि जो श्रम बल भागीदारी दर है, इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है।
और अगर उसके अंदर भी हम जाते हैं और यहाँ पे जब शादीशुदा महिलाओं को देखते हैं तब तो उनका पार्टिसिपेशन रेशियो और भी कम हो जाता है। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग खुद रुक के सोचिए, कुछ सेकंड आप अपने आप को रोकिए, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि शादी के बाद महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेशियो कम होता जा रहा है। तो आप खुद ही 3-4 वजह सोच सकते हैं। आपको आर्टिकल सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है उस वजह सुनने के लिए, वजह जानने के लिए। जैसे आप देखें कि एक तो यहाँ पे दूसरी फैमिली जुड़ जाती है उनके साथ, अब वो फैमिली कैसे ट्रीट करती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फिर फैमिली भी देखना है, बच्चे भी देखना है, हस्बैंड भी देखना है, और फिर उनके हिसाब से कई बार चलना पड़ता है। अगर हस्बैंड अलाउ करेंगे तभी जॉब करनी है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं करनी है। और फिर शादी के बाद कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाके जॉब नहीं कर सकते हैं, घर के आसपास ही जॉब खोजते हैं, और फिर ऐसी जॉब खोजते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी घर के आसपास रह सके, काम कभी काम हुआ तो जल्दी से घर आ सके, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ती है महिलाओं को तो घर जल्दी आना पड़ता है। इसी तरीके से जो सेफ जॉब हो उसको खोजते हैं, मतलब ऐसा ना हो कि रात के 2 बजे वो काम करने के लिए बुला ले रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की तरह कभी भी मुंह उठा के बुला लिया। तो ऐसी चीजें ना हो, मतलब टाइम फिक्स हो, ऐसे हो गया कि 10 से 4 वाली कोई ऑफिशियल जॉब है, अब उसके बाद कितना भी काम रहे तो इनको वापस नहीं बुलाया गया, ऐसी जॉब भी खोजी जाती है। तो ये सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से शादी के बाद महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेशियो बहुत कम हो जा रहा है श्रम बल भागीदारी दर में। तो इस आर्टिकल में हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे बात करें कि महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी अक्सर बढ़ी हुई आर्थिक संभावनाओं और बेहतर घरेलू निर्णय लेने की शक्ति के साथ जुड़ी होती है। व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो के कम स्तर का महिलाओं की अंतर घरेलू सौदेबाजी की शक्ति के साथ साथ देश के समग्र आर्थिक प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब महिलाओं का LFPR में कम पार्टिसिपेशन रेशियो होता है, कम प्रतिनिधित्व होता है, तो उसका न सिर्फ महिलाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ता है बल्कि हमारे देश के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे देश के आर्थिक विकास के ऊपर भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड कुछ डेटा दिया गया है जो महिला श्रम बल भागीदारी दर को दिखाते हैं। यहाँ पे एक चीज बार बार आ रही है, श्रम बल भागीदारी दर। तो ये क्या है, इसको आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कहीं की जनसंख्या 100 है, यानी कि 100 लोग हैं यहाँ पे। अब इसमें से 70 लोग ही ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे जो काम नहीं कर पा रहे होंगे। तो मान लीजिए 70 लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, तो यही है श्रम बल भागीदारी दर। और इसमें से भी आप देखेंगे, आप तो कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। तो इसमें से बात की जाती है फीमेल के बारे में। अगर फीमेल जो है ये इसमें भी कम है, मान लीजिए 70 यहाँ पे टोटल हो गए, इसमें से 50 मान लीजिए मेल हो गए और 20 हो गए फीमेल, तो 20 फीमेल जो है इसमें से भी सारे के सारे तो जॉब करेंगे नहीं। अब इसमें से जो 5 लोग या 10 लोग जो जॉब करेंगे उन्हीं को कहा जाता है श्रम बल भागीदारी दर में शामिल होना। तो ये श्रम बल भागीदारी दर आसान भाषा में कि जो भी काम करने के इच्छुक हैं, जो काम कर रहे हैं, इनको कहा जाता है श्रम बल भागीदारी दर। ये इन्हीं को मिला करके बनता है। तो अगर महिलाओं से संबंधित इस डेटा को हम देखें तो बात की जा रही है कि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2022 में एक अनुमान लगाया गया था, एक डेटा बताया गया था। उसने ये कहा था कि 2022 में महिलाओं के लिए दुनिया भर में LFPR 47.3% था। इसने कहा था कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो इकोनॉमी है, वो बढ़ तो रही है, लेकिन जो महिलाओं का LFPR है वो लगातार घटता जा रहा है, खास करके विकासशील देशों में। उसके अलावा बात करें कि इसी अनुमानों के अनुसार 1990 से लेकर के 2022 के बीच भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 28% से घट करके 24% हो गई। तो यानी 1990 से लेकर के 2022 के बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो महिला श्रम बल भागीदारी दर इसमें 4% की कमी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वयस्क महिलाओं का LFPR आर्थिक विकास के दौरान यू आकार का पैटर्न प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यू आकार का पैटर्न क्या है, देखिए ऐसे आपने यू बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे यू आकार के पैटर्न से मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेशियो था, तुरंत यहाँ पे इतना तेजी से गिरेगा कि एकदम डिप हो जाएगा, एकदम जीरो पे आ जाएगा। मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे थे, 10 के 10 छोड़ देंगे, एकदम जीरो पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर थोड़ी सी सुधार होगा, थोड़ी देर चलेंगे सुधार, उसके बाद फिर लगातार यहाँ पे टॉप पे आ जाएंगे। तो ये बहुत तेजी से गिरना और बहुत तेजी से उठना, यही यू आकार का पैटर्न होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि थोड़े लंबे समय तक जो चलता है तो सुधार के नाते ये बहुत तेजी से उछाल आता है। तो ये अब बनेगा आपके यू आकार का पैटर्न। यहाँ पे थी टॉप पे, अब यहाँ पे धीरे धीरे करके डिप हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे बीच में जब सुधार लाए गए, जब सुधारों का प्रयास किया गया, सुधार करने की कोशिश की गई, तब फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि फिर से ये टॉप पे पहुंच गए। तो ये बताया जा रहा है कि यू आकार का पैटर्न प्रदर्शित करता है, यानी ये महिलाओं का जो श्रम बल भागीदारी दर है वो गिरता है, फिर उसमें सुधार करते हैं तो फिर ये उठ जाता है। उसके अलावा बात करें कि 2022-23 में 25 से 49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं के बीच महिला श्रम बल भागीदारी दर में 5% की उल्लेखनीय कमी आई, जो कि 2004-05 में आप देखेंगे 50% थी, यही 2022-23 में घट करके 45% हो गई है। और ये जो गिरावट आई है ये भी मुख्य रूप से 25 से लेकर के 29 आयु वर्ग के बीच केंद्रित है, क्योंकि आप देखेंगे इसी एज में महिलाएं या पुरुष कोई भी हो ज्यादातर जॉब करना चाहते हैं। अब कोई 49 साल से ज्यादा हो जाता है अगर खास करके महिला, तो ये जॉब करने को उतना इच्छुक नहीं होती, क्योंकि उनको पता है अब फैमिली को देखना है और भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो खास करके ये जो एज होती है इसी में इंसान जॉब भी करना चाहता है। उसके अलावा बात की जा रही है कि विवाहित महिलाएं अपने अविवाहित समकक्षों की तुलना में
श्रम शक्ति में भागीदारी के निम्न स्तर का प्रदर्शन करती हैं। यानी मान लीजिए कोई 15 से 29 वर्ग के जो आयु वर्ग में है महिलाएं, अब ये काम के लिए इच्छुक है, इनकी शादी हो जाती है, मान लीजिए 20 साल 25 साल की एज में इनकी शादी हो गई। अब यहाँ पे जो 20 साल की इनकी शादी हो चुकी है और जो 20 साल की ऐसी लेडीज है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो इन दोनों के बीच बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है। जिसकी शादी नहीं हुई है वो अभी भी जॉब के लिए इच्छुक है, अभी भी वो जॉब करना चाहती है और इनका रेशियो जॉब के लिए लेकर के ज्यादा है। जबकि जिनकी शादी हो चुकी है सेम एज, यानी कि 2 लोग हैं सेम एज के, 2 महिलाएं हैं सेम एज की, अब एक की शादी हो चुकी है एक की नहीं हुई है, तो जिसकी शादी नहीं हुई है तो इनका रेशियो ज्यादा है काम करने को लेकर के, पर जिनकी शादी हो चुकी है इनका रेशियो कम है काम करने को लेकर के। उसके अलावा बात करें कि जिन महिलाओं में साक्षरता कौशल की कमी है वे अपने सुशिक्षित समकक्षों की तुलना में शादी के बाद श्रम बल में भाग लेने के लिए अधिक झुकाव प्रदर्शित करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एजुकेटेड महिलाएं हैं शादी के बाद वो कम जॉब करती हैं, और जो एजुकेटेड महिलाएं नहीं है, उतना एजुकेटेड नहीं है, जिनको शिक्षा की उतना जानकारी नहीं, जो इतना ज्यादा शिक्षित नहीं है, वो लोग ज्यादा जॉब करती हैं शादी के बाद। उसके अलावा बात करें कि भारत में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में महिला श्रम के आवंटन से संबंधित अनुभवजन्य विश्लेषण दर्शाता है कि महिला रोजगार के मामले में कृषि प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। यानी महिलाओं को रोजगार देने में अभी भी कृषि का क्षेत्र जो प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहा है, प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है कृषि का क्षेत्र। अगर हम बात करें कि महिलाओं का एलपीआर में कम प्रतिनिधित्व क्यों है, पार्टिसिपेशन रेशियो कम क्यों है, तो आप सभी को पता है, ये सारे पॉइंट्स बताने वाले हैं ही नहीं, फिर भी अब यहाँ पे आर्टिकल है तो बताना तो पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि पितृसत्तात्मक विचार, पितृसत्तात्मक सोच, लोगों को यही लगता है ना कि यार महिला है, लड़की है, क्या करेगी जॉब करके, उसका क्या काम है, हम कर रहे हैं ना, बस वो खाए पिए घर पे रहे, काम करे, खाना बनाए, कपड़े धुले, वही काम है इसका। तो ये पितृसत्तात्मक सोच बहुत बड़ा लेवल पर दिक्कत खड़ा करता है। बहुत ज्यादा लोगों को तो बस इसी के नाते जॉब नहीं करने दिया जाता है या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। ये तो जॉब तो सिर्फ एक पक्ष है, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपना सपना नहीं पूरा करने दिया जाता है। उसके अलावा बात करें विवाह, अब विवाह के बाद उनके साथ 10 जिम्मेदारियां और जुड़ जाती हैं। फिर इनके ये भी बोला जाता है बार बार, जो हमारी माता जी लोग होते हैं उनके द्वारा ये बोला जाता है कि देखो तुम्हारे साथ अब 2 फैमिली की इज्जत जुड़ी हुई है, कुछ ऐसा मत करना, कुछ वैसा मत करना। तो इनको विवाह के बाद जॉब करने की बहुत ही कम परमिशन होती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो विवाह के बाद भी अपनी पत्नी को जॉब करने को अलाउ करते हैं। उसके अलावा बात करें कि सामाजिक कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कई सामाजिक कारक और सांस्कृतिक बाधाएं भी सामने आती हैं उनके, जैसे बात करें धार्मिक और जाति संबद्धता हो गई, भौगोलिक स्थिति हो गई, उनके घर की संपत्ति हो गई, और घर के बाहर महिलाओं के रोजगार को लेकर के प्रचलित सामाजिक मानदंड, ये सारी चीजें महिलाओं को रोजगार में आने के लिए बहुत हतोत्साहित करती हैं। जैसे आप देखेंगे कई बार कहा जाता है ना कि एससी या एसटी समुदाय से तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी, यानी कि अछूत है, छूत है, इस तरीके की बातें की जाती हैं। फिर निचले तबके को तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी, फिर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी, भैया हम लोग यहाँ पे इनको रूम नहीं देते, हम इनको जॉब नहीं देते, तो इस तरीके की बातें चलती हैं। उसके अलावा बात करें कि लिंग आधारित भेदभाव, आप देखें कि समान काम के लिए समान मेल को, अब यहाँ पे जो मेल है वही काम कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन वही काम सेम पोस्ट पर एक फीमेल करे तो उसको पैसा कम देंगे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं चल रहा है, ये पूरे वैश्विक स्तर पर अभी तक भी चल रहा है। उसके अलावा बात करें सुरक्षा तथा यौन उत्पीड़न संबंधित समस्याएं भी होती है, चिंताएं भी होती है। आप देखेंगे कि महिलाओं को अप डाउन करना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड ना तो बस होती है ना ट्रेन होती है, और जहाँ पे है भी तो वहाँ पे भी ठीक तरीके की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो परिवहन संबंधी दिक्कतें हो गई, फिर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो आए दिन उनको ये टेंशन रहती है कि कोई उनका यौन उत्पीड़न ना करे, कोई इनका हरेसमेंट ना करे। खास करके जो बॉस होते हैं वो तो खास करके इसी पे नजर गड़ाए रहते हैं कि भैया किसको टारगेट किया जाए। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर कोई किसी तरीके से परमिशन दे भी दे तो पता चला कि वहाँ पे काम करने वाले लोग, सहकर्मी जो है वो बदतमीजियां कर रहे हैं, फिर घर वाले और परमिशन नहीं देते हैं, तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा बात करें कि रोजगार का स्थान तथा स्थिति, अब आप देखिए एक काम है, एक कोई जॉब है, अब वो नाइट में करना है, तो कितने ऐसे पुरुष होंगे जो अपनी महिला को ये कहेंगे शादी बाद कि तुम जाओ और नाइट वाली जॉब करके आओ। तो शायद ही कोई होगा, रेयरली, मतलब बहुत कम ऐसे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो नाइट शिफ्ट में महिलाओं को काम करना अलाउ करेंगे। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। उसके अलावा जैसे आप देखें कि घर से अगर बहुत दूर 50 किलोमीटर डेली अप डाउन करना, तो शायद ही कोई पुरुष होगा जो कहेगा कि यार जाओ तुम वहाँ पे, तो ये भी दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर घर के पास कोई जॉब है और सेफ जॉब है तो फिर हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए अलाउ कर भी सकते हैं। सॉरी, गले में थोड़ा खराश है। उसके अलावा अगर हम अन्य चुनौतियों की बात करें तो कई सामाजिक बाधाओं के परिणाम स्वरूप महिलाओं को लैंगिक असममित व्यवसायिक लागतों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप विवाह पूर्व करियर चयन, आय असमानता, विवाह की उम्र और प्रजनन संबंधी निर्णयों में लैंगिक असमानताएं भी शामिल होती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रजनन संबंधी निर्णय। अब आप सोचिए कि जब भी किसी महिला की शादी होती है तो यहाँ पे उससे नहीं पूछा जाता कि आपको बेबी कब करना है, मतलब पुरुष का जब मन किया, फैमिली वाले जब भी कह रहे हैं कि बेबी कर लो, तो मैक्सिमम केस में यही होता है कि पुरुष का जब मन किया तो वो लोग बेबी कर लेंगे। तो यहाँ पे महिलाओं का ये अधिकार बहुत कम होता है कि महिला भी साथ में मिलकर डिसाइड करे कि उनको बेबी कब करना है। और आप देखें कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे कंपनी वाले ऐसे होते हैं जो महिलाओं को जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि उनको भैया काम चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो उनको काम चाहिए, उनको ये थोड़ा ना पता चल रहा है तुमको मैटरनल लीव देनी है हमें,
या फिर मतलब ये जो मातृत्व सुरक्षा संबंधित चीजें होती हैं उसको हमें फॉलो करना है। उनको बस ये कि मेरा काम करके दो तुम किसी भी हालत में हो, तो वो चीजें देखने को मिलती है। और जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको खास करके सामान्यतः कंपनी से निकाल दिया जाता है, इसलिए ताकि यहाँ पे इनका काम कम ना हो सके। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जो प्रजनन संबंधी निर्णय हैं उसमें खास करके महिलाओं की भूमिका लगभग नगण्य होती है, लगभग ना के बराबर होती है। उसके अलावा यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको ध्यान रखिएगा। यह देखा गया है कि उच्च वर्ग की महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू भूमिकाएं निभाते हुए कड़े सामाजिक मानकों का पालन करती हैं, और इसके विपरीत निचले तबके की महिलाएं श्रम बाजार में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक हैं, जो मुख्य रूप से गरीबी से उत्पन्न आर्थिक बाधाओं से प्रेरित होती हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ऊंचे तबके के लोग हैं समाज में, उनकी महिलाएं कम जॉब करते हैं शादी के बाद, जबकि निचले तबके के लोग जो हैं उनकी महिलाएं ज्यादा जॉब के लिए इच्छुक हैं, ज्यादा जॉब करती हैं शादी के बाद के बारे में बात की जा रही है। अब ऐसा क्यों होता है, अब आपको पता होगा कि भैया यहाँ पे कहा जाता है जो उच्च तबके की महिला होती है इनको कहा जाता है कि मेरे समाज में प्रतिष्ठा है, रिस्पेक्ट है, उसको धूमिल मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जो गरीब घर की महिलाएं हैं भैया उनको पता है कि अगर हम जॉब नहीं करेंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें खाने को नहीं मिलेगा। अब देखेंगे सामान्यतः जो गरीब घर की महिला होती है वो किसी के घर बर्तन मांजने, खाना बनाने, कपड़े धुलने, इन सारे कामों के लिए चली जाती है। लेकिन क्या कभी कोई उच्च तबके की महिला इन कामों के लिए जाएगी? तो इसको भी काम में जोड़ लिया जाता है कि हाँ चलो उनको सैलरी मिल, उनको पैसा मिल रहा है तो ये भी रोजगार में आ गया। तो इसलिए डेटा दिखाया गया है। अब यहाँ पे बात करें कि आगे बढ़ने के लिए समाधान क्या होना चाहिए, तो कहा जा रहा है कि जो साहित्य का क्षेत्र यानी कि जो लिटरेचर होता है इसमें आवाज उठाई जा रही है महिलाओं के अधिकारों के लिए। इसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं को शादी के बाद भी जॉब करने देना चाहिए। उसके अलावा बात की जा रही है कि निष्कर्षों से पता चलता है कि विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाओं की तुलना में विवाहित महिलाएं श्रम बाजार में सबसे कम भागीदारी प्रदर्शित करती हैं। उसके अलावा बात करें कि पर्याप्त डे केयर सेवाओं की अनुपस्थिति अक्सर महिला श्रम बल भागीदारी के लिए हतोत्साहित करने वाली होती है। अब यहाँ पे एक चीज की बात करी, राष्ट्रीय क्रिच योजना। अब क्रिच क्या होता है, देखिए दोस्तों, कई सारी ऐसी महिलाएं होती है जो काम पे अपने बच्चों को लेकर के जाती हैं। तो बच्चों के साथ जॉब करना सोचिए कितना टफ होता होगा ना। हमें तो सिर्फ दिन भर बैठ के पढ़ना तब भी हमसे नहीं हो रहा। तो एक क्रिच ऐसे होता है ना कि इसमें बच्चों को आप रख देंगे, बच्चा खेलता रहेगा वहां पे, दूध पीता रहेगा, मतलब बच्चे के देखभाल की एक जगह होती है, क्रिच इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्रिच जैसी सुविधाएं ये और बढ़ावा देनी चाहिए इनको, ताकि महिलाओं को अगर अपने बच्चों को किसी कंडीशन में जॉब पे लेके जाना भी पड़े तो इनको दिक्कत देखने को ना मिले। जैसे आप देखेंगे बच्चा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र एक तरीके से आप कह सकते हैं, बच्चों को यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है और महिलाएं अपना चुप मार के जॉब करें, उनको कोई टेंशन ना हो, वो अपना काम करें। ये ना टेंशन रहे कि मेरा बच्चा कहाँ होगा, धूप में होगा, छाया में होगा, खाया पिया होगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। क्रिच योजना जो है एक भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और ये एक अच्छी योजना है क्योंकि यहाँ पे कामकाजी महिलाओं को जो LPR उसको बढ़ावा देगी। क्योंकि महिलाओं को आप देखें खास करके जो छोटी जॉब होती है यहाँ पे महिलाएं, जैसे ईंट ढोने का हो गया, मनरेगा में काम करने वाली महिलाएं सामान्यतः अपने बच्चों को लेकर के जाती हैं। तब यहाँ पे इनके बच्चों को टेंशन रहती है कि भैया कहाँ पे होगा बच्चा, कैसे होगा। तो महिलाओं को ये टेंशन ना रहे, महिला अपना काम अच्छे से करे, उनके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर ना पड़े, उनके मेंटल प्रेशर की वजह से वर्क में कोई दिक्कत ना हो, काम में कोई कमी ना आए। तो इसके लिए क्रिच योजना को शुरू किया गया और इसको क्रिच योजना को प्राइवेट और पब्लिक दोनों संस्थानों के लिए लागू कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि सबको क्रिच योजना को लागू करना है, सबको क्रिच जैसे सुविधाएं विकसित करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ताकि बच्चों के स्वास्थ्य का देखभाल किया जा सके, बच्चों को विकसित होने का मौका मिल सके। उसके अलावा बात करें कि महिलाओं की जरूरतों और भलाई को प्राथमिकता देने वाली कार्य सेटिंग्स का कार्यान्वयन, सुरक्षित परिवहन विकल्पों का प्रावधान और अंशकालिक नौकरी की संभावना का विस्तार भारत के श्रम बाजार में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे जो ऑफिस टाइमिंग होती है 10 से 4, तो इसमें एक तो 10 बजे के आसपास यानी कि 9 से 10 के बीच में, और फिर एक तो 3 से 4 के बीच में कोई डेडिकेटेड महिलाओं के लिए सवारी चला दे, परिवहन का साधन चला दे, चाहे वो बस हो गया, चाहे ट्रेन होगी, चाहे मेट्रो हो, कुछ भी। तो उससे ये होगा ना कि महिलाओं को आने जाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और जो महिलाओं के काम करने की शिफ्ट है उनको सामान्यतः दिन में रखा जाए और वो टाइम को फिक्स रखा जाए, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल ना रखा जाए। ऐसा ना हो कि उनको नाइट शिफ्ट में काम कराया जा रहा है। तो यहाँ पे इन सारे कामों को अपना करके, इन सारी चीजों को अपना करके महिलाओं का LPR बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार की कुछ पहल दी गई है, कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया। तो अगर आप यहाँ अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो देख सकते हैं। जैसे बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गई, वन स्टॉप सेंटर स्कीम हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, स्टेप इसका पूरा नाम है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। उसके अलावा महिला शक्ति केंद्र हो गया, नारी शक्ति पुरस्कार हो गया, निर्भया फंड हो गया, और भी इस तरीके की बहुत सारी स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और विभिन्न राज्यों के द्वारा चलाई जा रही है महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई। तो इन सबको अपने आंसर राइटिंग में यूज करना होता है। ये सारी चीजें इसलिए दिखाई जाती हैं। आपने टॉपिक कितने अच्छे से पढ़ा, आपको टॉपिक कितना समझ आया है वो यहाँ से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं। वो आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। इसका आंसर मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि अभी जस्ट आपने पढ़ा है, फिर आप PDF देखेंगे तो अपने आप इस चीज को क्लियर पाएंगे कि हाँ अब आपको ये चीज क्लियर है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसका आंसर मुझे बताना चाहिए तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर ईमेल करके कि सर इसका आंसर बता दिया कीजिए, तो उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा ये रहा मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन के कैसे बन सकते हैं। तो रोजगार तथा समय के सापेक्ष
महिलाओं के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करते हुए उन्हें दूर करने का उपाय बताइए और सरकार द्वारा इस दिशा में कहाँ तक प्रयास किए गए हैं इसके बारे में भी चर्चा कीजिए। तो अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं महिला सुरक्षा से संबंधित, उनको रोजगार में आगे लाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। दोस्तों इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जो भारत की शहरी जनसंख्या है उनको स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर वो इसी तरीके के अपना जीवन शैली रखते हैं, अगर उसमें सुधार नहीं करते हैं। तो इस आर्टिकल में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और उससे निपटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ये आर्टिकल अच्छा है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके जो GS1 का टॉपिक है उसमें सीधे सीधे लिखा है शहरीकरण, उनकी समस्याएं तथा रक्षोपाय, एकदम सीधे सीधे टॉपिक लिखा है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए और सिलेबस तो आप लोग को क्लियर होगा ही, इतनों में तो की जा सकती है। ये चर्चा में क्यों है? तो भारत की शहरी आबादी 2035 में 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो दुनिया में दूसरी सबसे अधिक आबादी हो जाएगी। हालांकि शहर भारत को आर्थिक महाशक्ति का दर्जा दिलाने में तेजी से योगदान दे रहे हैं, लेकिन लगभग सभी शहर स्वास्थ्य, पर्यावरण और इक्विटी लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में अपने निवासियों को विफल कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो शहर होते हैं वो इकोनॉमी का केंद्र माने जाते हैं, यानी किसी भी देश में इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रमुख केंद्र शहर ही माने जाते हैं। और यहाँ पे जो डेटा बताया जा रहा है उसके हिसाब से भारत की शहरी आबादी 2035 तक 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन अब यहाँ पे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। खाद्य असुरक्षा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है अगर हम लोग सही से इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो। और जो शहर है यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, उससे निपटने के क्या रक्षे उपाय हैं, उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शहरी भारत और अनेक स्वास्थ्य जोखिम। अब आप देखेंगे शहरों में खास करके वायु प्रदूषण, जैसे वर्तमान समय में मुंबई और दिल्ली, इस बार तो मुंबई भी इस चपेट में आ चुका है वायु प्रदूषण का और बहुत खतरनाक यहाँ पे स्थिति बन चुकी है। मुंबई की भी जो वायु है बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। जैसे आप देखेंगे हर साल जब भी ठंडी आती है तो दिल्ली का नाम इसमें सबसे पहले देखने को मिलता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण हो जाता है। कई बार तो इतना ज्यादा प्रदूषण हो जाता है कि सामने दिखता ही नहीं कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, मतलब उसकी विजिबिलिटी रेंज, दृश्य परास जो बहुत कम हो जाता है। यानी आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सामने वाला खड़ा है, ये दिखेगा ही नहीं, मतलब एकदम धुआं जैसे फीलिंग आता है कि यार ये तो धुआं है। तो बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो शहरों में वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, उसके अलावा सीमित हरियाली हो गई, यानी कि हरियाली के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, वनीकरण नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें की कटाई की जाती है ताकि वहाँ पे बस्तियां बसाई जा सके, प्लाट बनाए जा सके। उसके अलावा सक्रिय जीवन शैली को सीमित करने वाले फुटपाथों और पार्कों तक पहुंच की कमी, वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले परिवहन के पुराने तरीके, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों तक पहुंच समेत कई तरह के स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा बात करें कि ये हृदय रोग और मधुमेह के लिए स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाते हैं और इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो कार्डियो मेटाबोलिक रोग कहा जाता है। उसके अलावा बात करें कि मानव स्वास्थ्य, उसके कल्याण और उसमें समानता तथा स्थिरता लाने के लिए वैश्विक स्तर पर 7 ऐसी भौतिक प्रणालियां जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। अब आप कहेंगे भौतिक प्रणालियां, यानी कि आप यहाँ पे इमोशनल प्रावधानों को शामिल नहीं किए गए कि किसी को इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है, वो चीजें नहीं कही जा रही है। यहाँ पे जो चीजें दिखती हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रही है हमारे ऊपर, उसके बारे में बात की जा रही है कि मानव स्वास्थ्य हो गया, मानव कल्याण हो गया, इसको निगेटिव रूप से या पॉजिटिव रूप से प्रभावित करने वाली 7 ऐसी भौतिक प्रणालियां कौन कौन सी? तो जैसे भोजन हो गया, ऊर्जा हो गया, गतिशीलता परिवहन हो गया, आवास हो गया, हरित बुनियादी ढांचा, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये 7 ऐसे आयाम है जो मानव जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। बात करिए अक्रियाशील प्रावधान प्रणालियां दुनिया के 90% से अधिक पानी और वैश्विक CO2 उत्सर्जन का उपभोग करती हैं और सालाना अनुमानित 19 मिलियन समय से पहले मौतें करती हैं। यानी जब इनको ठीक तरीके से लेकर नहीं चला जाता इन 7 प्रमुख प्रणालियों को, तो इनकी वजह से समय से पहले मृत्यु होने वालों की संख्या 19 मिलियन हो जाती है, यानी कि जिनके अभी टाइम नहीं हुआ था मरने का, लेकिन इसकी वजह से, जैसे आप देखेंगे अपशिष्ट प्रबंधन की वजह से, या फिर वायु प्रदूषण की वजह से, ध्वनि प्रदूषण की वजह से, या फिर आप देखेंगे कि इस तरीके से जो भी प्रदूषण होता है उसकी वजह से 19 मिलियन लोगों की जान समय से पहले ही चली जाती है। उसके अलावा बात करें कि भारत में जो भी शहरी सामाजिक प्रणालियां हैं जो उनका डिजाइन किया गया ना, तो वो इस तरीके से डिजाइन है कि वो वर्ग हो गया, नस्ल हो गया, आयु हो गया, प्रवासी और विकलांगता की स्थिति में इन सब के आधार पर भेदभाव करते हैं। यानी आप देखेंगे सामान्यतः कई जगह विकलांगों को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उनके यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जाता है। आप देखिए मैक्सिमम जगहों पे टॉयलेट्स हो गए, बाथरूम हो गए, चढ़ने के लिए जो सीढ़ी हो गई, वो सब नॉर्मल इंसान को ही ध्यान में रख के बनाया जाता है। विकलांगों के लिए अलग से नहीं बनाया जाता कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उनके लिए कोई विशेष सुविधा की जाए। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। अब इन सारी समस्याओं से हम निपट कैसे सकते हैं, इनको नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं? तो बात की जा रही है कि कार्डियो मेटाबॉलिक रोग के विकास को कम करने के लिए ज्ञात सभी व्यवहारों में से शारीरिक गतिविधि अब तक का सबसे प्रभावी निवारक माना जाता है। तो भैया इसीलिए कहा जाता है ना कि व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। बहुत सारी बीमारियां तो सिर्फ एक्सरसाइज से दूर हो जाती हैं, उसके लिए आपको दवा और डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुबह जल्दी उठिए, 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाइए और कभी भी आपको जो भी 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम मिलता है उसमें एक्सरसाइज जरूर करिए।
वो हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है और उससे हमारी जो बॉडी है ना वो एक्टिव रहती है, सुस्त फील नहीं होता है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। और अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो दी बेस्ट है। अगर सुबह 5 मिनट 7 मिनट आप रनिंग कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद वही होता है। उसके अलावा आप एक्सरसाइज करिए, तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। उसके अलावा अतिरिक्त कैलोरी का आहार सेवन इंसुलिन स्पाइक्स अतिरिक्त वसा जमाव के एक दुष्चक्र को बढ़ावा देता है, जो सूजन के साथ मिलकर के हृदय रोग के लिए खतरा उत्पन्न करता है। नियमित शारीरिक व्यायाम अन्य जोखिम कारकों जैसे कि खराब आहार, विशेष रूप से कैलोरी और संतृप्त वसा से भरपूर आहार के प्रभावी ढंग से कम करने में मदद कर सकता है। व्यायाम अतिरिक्त कैलोरी को कम करने, वजन घटाने और मधुमेह के खतरों को कम करने में मदद कर सकता है, बल्कि हृदय रोग के खिलाफ एक प्रभावी बचाव के रूप में भी कार्य करता है। यानी अगर आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो अतिरिक्त कैलोरी आपने एक्स्ट्रा खाई थी, जो आपकी बॉडी के लिए नकारात्मक हो सकती थी, उसको घटा देगा, उसको खत्म कर देगा। जो हृदय रोग है उससे होने वाली समस्या को खत्म कर देगा। इसी तरीके से जो कैलोरी है वो सारी चीजें, वसा वगैरह, इन सारी चीजों के ऊपर ये खत्म कर देगा इसको, और नेगेटिव इंपैक्ट डाल करके इन सबको खत्म कर देगा और हमारी बॉडी को सेफ रखेगा। और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो सुरक्षित पैदल चलने और बाइकिंग लेन, फुटपाथ और नो कार जोन के लिए रास्ता बनाने से न केवल शारीरिक गतिविधि में सुधार और गतिहीन जीवन शैली को कम करने में मदद मिल सकती है, बल्कि वायु प्रदूषण से होने वाले जोखिमों को भी कम किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए रोड है, तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड ये बना था कि यहाँ पे साइड में सिर्फ पैदल वाले चलेंगे, यहाँ पे साइकिल, बाईसाइकिल और यहाँ पे कोई भी वाहन नहीं चलेगा, सिर्फ पैदल वाले लोग चलेंगे यहाँ से आते जाते। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, जैसे भी इनको टाइम मिलेगा। और यहाँ से पैदल भी, अब मान लीजिए किसी को थोड़ा दूर पे जाना है और यहाँ पे आप डेडिकेटेड पैदल लेन नहीं बना रहे हैं, तो कैसे जाएगा? बीच में से थोड़ी ना जाएगा रोड के, तो इसलिए उसको मजबूरी में गाड़ी उठाना पड़ता है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर डेडिकेटेड पैदल लेन होगा तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि व्यायाम हो जाएगा लोगों का, वो चलेंगे भी पैदल। उसके अलावा जो वायु प्रदूषण है उसमें भी कमी आएगी। बात करें समग्र शहरी नीति की ओर की, यानी कि शहरों को विकसित करने के लिए, शहरों को अच्छे लेवल पर लेकर चलने के लिए समग्र नीति क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुर्भाग्य से अधिकांश राष्ट्रीय शहरी नियोजन नीतियों में स्वास्थ्य पर बाद में विचार किया जाता है, और निम्न और मध्यम आय वाले देशों के राष्ट्रीय शहरी नीति दस्तावेजों में स्वास्थ्य का अधिकांशतः अस्तित्व ही नहीं होता है। भारत के शहरों में अस्वास्थ्यकर आहार, कम शारीरिक गतिविधि और वायु प्रदूषण नशीली दवाओं, तंबाकू, शराब और दुर्घटनाओं सहित अधिकांश अन्य जोखिम कारकों की तुलना में रुग्णता और मृत्यु दर का अधिक खतरा पैदा करती हैं। यानी जितना मौतें और जितना विकलांगता नशीली दवाओं के प्रयोग से हो गया, तंबाकू के सेवन से हो जाएगा, शराब और दुर्घटनाओं की वजह से होता है, उससे कहीं ज्यादा अस्वास्थ्यकर भोजन की वजह से, कम शारीरिक गतिविधि की वजह से और वायु प्रदूषण की वजह से मौतें हो जाती हैं भारत में। उसके अलावा बात की जा रही है कि जो परिवहन का क्षेत्र है, इसमें स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के साथ साथ और भी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बात करें कि अभी तक जो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण है, यानी कि जो हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, वो खास करके हम किसके बारे में बात करते हैं? तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बात करते हैं। अन्य आयाम को हम यहाँ पे शामिल नहीं करते, तो अन्य आयामों को भी शामिल करना चाहिए। इसके लिए सुझाव क्या दिए गए? तो स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के साथ साथ साइकिल तथा पैदल लेन का निर्माण भी किया जाना चाहिए। ताजे फलों और सब्जियों का सेवन किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई ऐसी नीति बनाई जाए, कोई ऐसे डेवलपमेंट किए जाए जो लोगों को सामान्यतः ताजे फल और सब्जियां उपलब्ध करवा सकें डेली की डेली बेसिस पे। पेय पदार्थों में शर्करा और नमक को सीमित करना चाहिए, जो मोटापा और टाइप 2 मधुमेह यानी कि टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोग जैसे स्वास्थ्य परिणामों पर सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। यदि भारत को हृदय रोग, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज के खिलाफ अपनी लड़ाई में प्रगति करनी है, तो इनसे युद्ध स्तर पर निपटने की जरूरत है। टॉपिक से जुड़ा ये रहा क्वेश्चन। भारत में शहरीकरण के बढ़ते कारणों का स्पष्ट करते हुए इससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दों की चर्चा कीजिए। दोस्तों, आपने वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के बारे में। जैसे आप देखिए सबके पास आधार कार्ड है ना, तो इसी तरीके से स्टूडेंट की एक आइडेंटिटी कार्ड बनाने की बात की जा रही है, आईडी कार्ड बनाने की बात की जा रही है, जिसमें इनको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। जैसे आधार कार्ड पे आपको नंबर मिला है, अब जब इनका यूनिक नंबर मिल जाएगा, तो अगर आप उसको कहीं भी डेटा डालेंगे, उसका यूनिक नंबर डालेंगे, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि स्टूडेंट जब कक्षा 1 में था तब कहाँ पढ़ रहा था, और इसका कितना परसेंटेज बना था, क्या था क्या नहीं था, कैसे प्रदर्शन था। मतलब जब से आप पढ़ाई शुरू करेंगे तब से लेकर के जब तक आप पढ़ाई करें तब तक का सारा डेटा आपके उसी एक नंबर से एक्सेस किया जा सकेगा। उसी एक नंबर को डालने से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि फला स्टूडेंट है ए नाम का कोई, अब इसने कौन कौन सी शिक्षा ली है और कौन कौन से वोकेशनल ट्रेनिंग ली है, और उसके पास कौन कौन से स्पेशल क्वालिफाइड चीजें हैं, मतलब अलग से कौन कौन से अतिरिक्त चीजें कर रखे हैं एजुकेशन के अलावा। वो सारी डिटेल्स जो भी शिक्षा से जुड़े हैं, वो सारी डिटेल्स आपको एक झटके में आपको खुलकर देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए इनका नंबर है, आपने नंबर डायल किया, डायल किया का मतलब है कि आपने नंबर अपने सिस्टम में डाला। अब यहाँ पे जब सिस्टम में अपना ये नंबर डालेंगे, तो आपको सारी डिटेल्स इनकी देखने को मिल जाएगी कि इनका नाम है, इनके माता पिता का नाम है, इन्होंने क्लास 1 में इस स्कूल से पढ़ाई की थी, इतना परसेंटेज था और इस तरीके से प्रदर्शन था, इसी तरीके से क्लास 2 में इन्होंने इस तरीके से पढ़ाई की थी, इस स्कूल का नाम था जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। मतलब पूरा का पूरा डेटा आपको सामने खुल के आ जाएगा इनका। तो इसी के बारे में बात करें। अब ये चर्चा में क्यों आ गया है? तो भैया पिछले हफ्ता कुछ राज्य सरकारों ने
स्कूलों से स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री APAR अपार, अब आधार के बाद अपार आप सुनने वाले हैं, नामक एक नए छात्र पहचान पत्र के निर्माण के लिए माता पिता की सहमति लेने का अनुरोध किया था। यह केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल का हिस्सा है जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उपजी है। बात करें अपार यानी कि स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, जैसे आधार कार्ड नंबर दिया था उसी तरीके से ये भी रहेगा कि कल्पना भारत में बचपन से शुरू होने वाले सभी छात्रों के लिए एक विशेष आईडी प्रणाली के रूप में की गई थी। और पहले के तहत क्या होगा, तो प्रत्येक छात्र को आजीवन APAR आईडी मिलेगी, अपार आईडी मिलेगी, जिससे शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। और जो ये अपार होगा ये डिजी लॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करेगा, यानी कि एंट्री के रूप में भी काम करेगा। अब ये डिजी लॉकर क्या है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि डिजी लॉकर एक ऐप है जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रख सकते हैं, यानी कि डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं, आपको उसको लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है। तो वही चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या बताया जा रहा है, तो शिक्षा को परेशानी मुक्त बनाना, छात्रों के भौतिक दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता को कम करना। देखिए अब क्या होगा, जब सारी चीजें डिजिटली आपके पास अवेलेबल होंगे, जैसे डिजी लॉकर हो गया, अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और इसी तरीके से आप जब शिक्षा के माध्यम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की मार्कशीट हो गई, फिर आपने कोई ग्रेजुएशन का कोर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो सारी मार्कशीट आपके ऑनलाइन अवेलेबल है। तब आपको कोई भी भौतिक कॉपी लेके घूमने की जरूरत नहीं, यानी आपको फोटो कॉपी कराने की जरूरत नहीं कि भैया इसका फोटो कॉपी कर दीजिए, इसको जमा करना है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने साथ घूमने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ऑनलाइन उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। और इस पहल को किसके द्वारा शुरू किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य एक सकारात्मक बदलाव लाना है जिससे राज्य सरकारें साक्षरता दर, ड्रॉप आउट दर और बहुत कुछ ट्रैक कर सकें, जिससे उन्हें सुधार करने में मदद मिल सकेगी, और ये उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भी लाया गया। अपार का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके धोखाधड़ी और डुप्लीकेट शैक्षिक प्रमाण पत्रों को कम करना भी है। प्रमाण पत्र जारी करने वाले केवल प्रथम पक्ष, यानी कि जिन्होंने प्रमाण पत्र जारी किया सिर्फ उन्हीं के पास ये एक्सेस होगा, ये अथॉरिटी होगी कि वो भैया इसको सही कर सकें, इसको अपलोड कर सकें। यानी मान लीजिए कि आपने किसी संस्थान से कोचिंग ली थी, अब वहाँ पे आपने कंप्यूटर क्लासेस पढ़ी थी, तो ये कोचिंग संस्थान के पास ये अधिकार रहेगा कि आपने कौन सा कोर्स किया था, आपने उसमें कितना नंबर अचीव किया है और आपका प्रदर्शन क्या रहा, उसके हिसाब से आपको कौन सा ग्रेड मिला, ये सारी चीजें कोचिंग संस्थान ही अपडेट करेगा। अगर बात की जाए कि ये अपार आईडी काम कैसे करेगी, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अद्वितीय अपार आईडी होगी, यानी कि किसी की भी आईडी दो लोग के आपस में मिलेगी नहीं, सबकी यूनिक होगी, जो अकादमिक बैंक क्रेडिट ABC से जुड़ी होगी, जो एक डिजिटल स्टोर हाउस है। ये अकादमिक बैंक क्रेडिट क्या है, जिसमें आपके सारे डेटा रखे जाएंगे अकादमी से जुड़े, यानी कि शिक्षा से जुड़े, कि आपने क्लास 1 से लेकर के अभी तक जितनी पढ़ाई की पूरी जिंदगी में, उसका सारा डेटा यहाँ पे रखा जाएगा। और एक डिजिटल स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस क्या होता है, जहाँ हम सारी चीजें स्टोर करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, तो इसी तरीके से डिजिटल रहेगा। और आपको अब यहाँ पे कोई भी भौतिक कॉपी, फिजिकल कॉपी लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12th की मार्कशीट कहाँ पे रखी थी, मिल नहीं रही है, 10th की मार्कशीट कहाँ पे रखी थी, मिल नहीं रही है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इसको खोलेंगे तुरंत आपको जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये भैया मेरी मार्कशीट है, इसको वेरीफाई करिए। इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि छात्रों द्वारा उनकी सीखने की यात्रा के दौरान अर्जित क्रेडिट की जानकारी शामिल होगी इस डिजिटल स्टोर हाउस में। अपार आईडी के साथ छात्र अपने सभी प्रमाण पत्र और क्रेडिट संग्रहित करने में सक्षम होंगे, चाहे वे औपचारिक शिक्षा से आए हों या अनौपचारिक शिक्षा से। जब कोई छात्र कोई पाठ्यक्रम पूरा करता है या कुछ हिस्सा हासिल करता है, तो उसे अधिकृत संस्थानों द्वारा डिजिटल रूप से प्रमाणित और सुरक्षित रूप से उसके खाते में संग्रहित किया जाता है। यानी कोई भी स्टूडेंट हुआ, जब वो शिक्षा के माध्यम में कोई भी चीज अचीव करेगा, जैसे मान लीजिए आपने 12th पास आउट कर लिया है, फिर कोई कंप्यूटर की क्लास ली और यहाँ पे जैसे मान लीजिए ADC का कोर्स किया, CCC का कोर्स किया, तो अब यहाँ पे जब CCC का आप कोर्स करेंगे, तो जिसके द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिस कोचिंग ने आपको ये CCC का प्रमाण पत्र दिया है, जहाँ से आपने पढ़ाई की थी, वैसे तो ये NIELIT के द्वारा दिया जाता है और फिर DOEC के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इस तरीके से आप समझिए कि जिस संस्थान में आपने कोचिंग ले रखी थी, वो संस्थान आपको अपडेट करेगा इस स्टोर हाउस में जाकर के कि भैया ये मेरे यहाँ के स्टूडेंट थे, इन्होंने इतने टाइम तक पढ़ाई की है और इन्होंने ये ग्रेड अचीव किया, इनको ये नंबर मिला है। यदि छात्र स्कूल बदलता है, चाहे राज्य के भीतर हो या किसी अन्य राज्य में, ABC में उसका सारा डेटा सिर्फ अपार आईडी साझा करने से उनके नए स्कूल में स्थानांतरित हो जाता है। और इस तरीके से अब आप देखें कि जब भी हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो हमें TC की जरूरत पड़ती है, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। तो जब यहाँ पे ये ऑनलाइन हो जाएगा तो हमें TC की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब चाहे राज्य के भीतर जानकारी, चाहे राज्य के भीतर आप ट्रांसफर लीजिए, चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइए। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के घर के हैं, अब आपका ट्रांसफर हो जाता है पिताजी का, और अब आपको पढ़ाई करने के लिए किसी अन्य स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, तो वहाँ पे TC की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग क्या करेंगे, ये जो है अकादमिक बैंक क्रेडिट ABC, इसी को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपकी अपार आईडी डालेंगे, अब उनके पास सारा डेटा आपका आ जाए कि आपने अभी तक यहाँ से पढ़ाई की थी, वहां से पढ़ाई की थी, और आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब अपार आईडी बनवाने के लिए छात्रों को क्या करना पड़ेगा, तो उनको नाम
उम्र, जन्मतिथि, लिंग और एक तस्वीर जैसी बुनियादी जानकारी देनी होगी और ये आधार नंबर का उपयोग करके इनको सत्यापित किया जाएगा, जो भी जानकारी स्टूडेंट के द्वारा दी जाएगी। उसके अलावा छात्र को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करना पड़ेगा। वो देखते हैं ना, आप जैसे कभी भी कोई चीज़ करते हैं तो उस पर आता है आई एक्सेप्ट करके और फिर उसमें टिक करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ता है। तो उसी तरीके से ये भी रहेगा कि हाँ, छात्रों की अनुमति है और जो भी नाबालिग छात्र होते हैं उनके मामले में उनके माता पिता इस चीज़ पे साइन करेंगे। उसके बाद इनकी अपार आईडी जारी की जाएगी। उसके अलावा बात करें कि पंजीकरण जो है ये स्वैच्छिक है, अभी अनिवार्य रूप से इसको लागू नहीं किया गया। जैसे पहले क्या था कि आधार स्वैच्छिक रूप में लागू किया गया था कि पहले गांव-गांव में घूम के सरकारी अफसर आधार कार्ड बना रहे थे, तब कोई बनवा नहीं रहा था और अब आधार कार्ड बनवाने के लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तो इसी तरीके से इसको भी पहले पायलट प्रोजेक्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वैच्छिक रूप में लागू किया जा रहा है। इसको लेकर के चिंताएं क्या है, तो भैया सबको लग रहा है कि हम आधार का डेटा साझा कर रहे हैं, तो आप उस डेटा को कितना संभाल के रख पाओगे, क्योंकि एक आईडी से हमारी पूरी जन्म कुंडली खुल जाने वाली है कि हमने कब से कहाँ तक पढ़ाई की थी, क्या पढ़ाई की थी, क्या नहीं की थी। तो हमारी एक अपार आईडी से पूरी जन्म कुंडली खुलने वाली है, तो आप उसको कितना सुरक्षित रख पाओगे। व्यक्तिगत डेटा का मामला हो जाता है, यानी कि आर्टिकल 21 व्यक्तिगत निजता का मामला आ जाता है। इसी तरीके से बात करें कि अपनी जानकारी साझा करना बंद करने का विकल्प देगी गवर्नमेंट सरकार, कि जब आपको लगता है कि अब आपको अपनी जानकारी हमारे साथ साझा नहीं करनी है, अब आप नहीं चाहते कि यहाँ पे अपडेट हो, तो आप वहाँ से लॉग आउट कर जाइए। आप वहाँ से अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ लॉग आउट करिए। बाकी का जो आपने जानकारी पहले दे रखी थी वो उसी तरीके से बनी रहेगी वहाँ पे। अब यहाँ पे यही मुद्दा निकल के आता है कि जो डेटा का मामला है वो लीक ना हो जाए, बस ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान देके पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, तो उसको पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा। एक न्यूज़ है, बात करें प्रधानमंत्री 27 अक्टूबर को 7वें भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे, तो ये नई दिल्ली में करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए।